Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our third and the last lecture on the topic of interpretation of the statistical test and choice of a statistical test and interpretation of their results. Now we have already discussed several parts of this area, and today we are going to discuss the process of performing hypothesis tests or inferential statistics. Two general approaches can be used to perform a hypothesis test. दो approaches हैं हमारे पास जो है हम यूज़ करते हैं hypothesis की testing के लिए. Combination of the traditional and original approaches to hypothesis testing set forth by Fisher and Neyman and Pearson. यानी एक तो जो है वो ट्रेडिशनल एंड ओरिजिनल अप्रोच है हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, जिसको फिशर, नीमन एंड पियर्सन जो कि तीन डिफरेंट साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो है वो इसको जो है वो प्रेजेंट किया. और दूसरा है मेक यूज़ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच, जिस पर हम कुछ थोड़ा बहुत पिछले लेक्चर्स में भी ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हाउ यू कैन चेक द or you can determine the hypothesis whether it is true or false. यानी null hypothesis आपका accept होता है या alternative hypothesis जो है वो accept होता है, means null hypothesis reject होता है. तो उस सूरत में आप इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, तो ये प्रोसेस क्या होगा. तो आपके पास दो डिफरेंट अप्रोचेज हैं to determine hypothesis testing. In these lectures we will discuss in detail some more about different different steps and with some appropriate examples particularly relevant with the field of the medical sciences or pharmaceutical sciences. Now researcher follow 5 steps. In traditional approach, अगर हम traditional approach की बात करें तो it is a 5-step process. Step 1 क्या है? Convert the research question into a null and alternate hypothesis. हमारे पास जो कोई रिसर्च हाइपोथेसिस हो उसको कन्वर्ट करें कि वो हाइपोथेसिस हमारा क्या है, उसका जो है एक नल हाइपोथेसिस डेवलप किया जाए, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस डेवलप किया जाए. अब फॉर एग्जांपल हम इसमें क्या ले सकते हैं. सपोज दैट हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक न्यू ड्रग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग डेवलप की गई है और उससे हम चेक कर रहे हैं कि उससे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना रिड्यूस होता है, कितने mmHg रिड्यूस होता है. और जो एक ड्रग जो है वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, यानी पुरानी ड्रग है और वो स्टैंडर्ड की ड्रग है, और उससे जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितने mmHg कम होता है. यानी एंटी हाइपरटेंसिव जो है वो दोनों जो है ड्रग एंटी हाइपरटेंसिव है, दोनों के दरमियान कंपैरिजन है. और हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि दोनों जो हाइपरटेंसिव हैं दोनों में कौन सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटी हाइपरटेंसिव है इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. ठीक है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम करने में कौन सी जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो अब अगर हम इसका स्टेप 1 करें तो इसका रिसर्च क्वेश्चन ये बनेगा. अच्छा, अब हमने यूँ की कि मिसाल के तौर पर 3000 पेशेंट में जो कि हाइपरटेंसिव पेशेंट थे उन पे ये दोनों ड्रग ट्राई की. हमने 3000 पेशेंट को दो ग्रुप में डिवाइड कर लिया. 1500 को हमने एक्सपेरिमेंटल ड्रग यानी न्यू ड्रग दी, या कह लीजिए ड्रग 1 दी, और जो न्यू ड्रग है. और जो ग्रुप 2 था जो वहाँ पे भी 1500 पेशेंट थे उनको हमने ड्रग 2 दी जो कि स्टैंडर्ड ड्रग पहले से मार्केट में अवेलेबल थी, और दोनों में एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट को नोट डाउन करते चले गए और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नोट करते चले गए. उसके बाद हमने क्या किया कि मीन रिडक्शन इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर विद ड्रग 1, यानी जो ड्रग 1 ले रहे थे उनमें मीन रिडक्शन कितना आया सिस्टोलिक का, और जो ड्रग 2 ले रहे थे उनमें मीन रिडक्शन ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना आया, ये दोनों हमने डिटरमिन कर लिए. अब हमारे पास दो मीन आ गए, दोनों ग्रुप के मीन आ गए. अच्छा, नल हाइपोथेसिस ये कहेगा कि दोनों ग्रुप के मीन में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी मीन रिडक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर विद ड्रग 1 एंड मीन रिडक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर विद ड्रग 2 आर सेम, यानी कोई डिफरेंस नहीं है. ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कुछ भी हो सकता है कि नॉट सेम, या हम ये कह सकते हैं कि मीन रिडक्शन इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर विद ड्रग 1 इज ग्रेटर देन द मीन रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर विद ड्रग 2, यानी ड्रग 1 जो है वो बेहतर है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिडक्शन के हवाले से एज कंपेयर टू ड्रग 2, यानी न्यू ड्रग इज बेटर देन द ओल्ड ड्रग इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ऑफ
सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस बन गया। नल ये होगा कि नहीं, दोनों से सेम मैग्नीट्यूड का जो ब्लड प्रेशर रिडक्शन है वो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का जो रिडक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम मैग्नीट्यूड का, यानी कोई खास डिफरेंस, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। अच्छा, स्टेप 2 क्या होगा? सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट। इस पे आप कौन सा एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाएंगे? तो अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 2 ग्रुप के मीन हैं, तो हम इस पर टी टेस्ट या जेड टेस्ट लगा सकते हैं, जिसमें 2 ग्रुप को कंपेयर किया जाता है। उसके बाद सिलेक्ट द डिजायर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, दैट इज अल्फा लेवल, एंड द एप्रोप्रिएट क्रिटिकल वैल्यू फॉर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। जैसे मैंने बताया था कि ज़्यादातर जो हम बायोलॉजिकल स्टडीज़ करते हैं, अब चाहे वो फार्मास्यूटिकल स्टडीज़ हो, मेडिकल स्टडीज़ हो, वी कीप अल्फा वैल्यू 0.05, यानी अल्फा लेवल जो होता है वो 0.05 लेते हैं, यानी हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है वो 95% होता है। कि अगर हमारा बेसिक क्वेश्चन ये है या क्लेम ये है ड्रग के बारे में कि ड्रग 1 इज बेटर देन ड्रग 2, तो हम 95% श्योर हैं कि ये सही साबित होगा इस स्टैटिस्टिकल टेस्ट से और इन रिजल्ट से, जो कि हमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के दोनों ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में मिले हैं, जो कि एक ग्रुप ड्रग 1 ले रहा था और दूसरा ग्रुप ड्रग 2 ले रहा था। तो ये हमारा 95% कॉन्फिडेंस है। 5% चांस ऑफ एरर हम दे रहे कि हो सकता है कि दोनों ड्रग सेम हो और ऐसा ना हो, यानी जो हम क्लेम कर रहे हैं कि एक ड्रग जो है वो बेहतर है दूसरी ड्रग से, हो सकता है वो क्लेम सही साबित ना हो इस स्टैटिस्टिकल टेस्ट से, और दोनों के दरमियान जो मीन रिडक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस ना आए। यानी हो सकता है कि वो फिर ये बाद में ये साबित हो इस टेस्ट की बेस पे कि नहीं, दोनों ड्रग से सेम मैग्नीट्यूड ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का रिडक्शन है। अच्छा, उसके बाद हम कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। जो भी वहाँ पे जेड टेस्ट लगा रहे हैं तो जेड टेस्ट का फॉर्मूला लगा के वो उसकी स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करेंगे। टी टेस्ट लगा रहे हैं तो टी टेस्ट, और कोई टेस्ट लगा रहे हैं, एनोवा लगा रहे हैं तो एनोवा का फॉर्मूला लगेगा, यानी उसका जो पर्टिकुलर फॉर्मूला होगा वो होगा वहाँ पर कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद हमारे पास स्टेप 5 आता है। स्टेप 5 में क्या आता है? कंपेयर द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू द क्रिटिकल वैल्यू एंड ड्रॉ कंक्लूजन। अच्छा, जो स्टेप 5 है उसमें जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के बाद आपके पास कुछ रिजल्ट्स आ रहे होंगे, उन रिजल्ट्स को हम कंपेयर करेंगे कि वो टेबल वैल्यू से किधर है। टेबल वैल्यू से अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो टेबल वैल्यू में 1 माइनस अल्फा यानी 95% का रीजन हम डेवलप करेंगे, उसका ग्राफ प्लॉट करके, और उसमें एक्सेप्टेड रीजन और रिजेक्टेड रीजन इस्टेब्लिश करेंगे। अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो रिजेक्टेड रीजन में आ रही है तो इसका मतलब है हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अगर ये कैलकुलेटेड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू जो है ये उसमें ग्राफ में रिजेक्टेड रीजन में आ रही है तो हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, यानी ये साबित हो गया कि बोथ ड्रग्स आर नॉट सेम, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, यानी ड्रग 1 इज बेटर देन ड्रग 2, यानी ड्रग 1 इज सिग्निफिकेंटली बेटर in terms of systolic blood pressure reduction compared to drug 2। लेकिन अगर वो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो एक्सेप्टेड रीजन में आ गई तो इसका मतलब है नल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो गया, और नल हाइपोथेसिस ये कह रहा था कि दोनों ड्रग के सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के रिडक्शन में कोई फर्क नहीं है। यानी फिर उस सूरत में यह साबित होगा इस स्टैटिस्टिक्स लगाने के बाद कि दोनों ड्रग जो है वो सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिडक्शन वो भी सेम है, यानी एफिकेसी वाइज दोनों ड्रग सेम है। तो इस तरीके से हम उसको कंपेयर करेंगे। क्रिटिकल वैल्यू, ये क्रिटिकल वैल्यू हम कहाँ से मालूम करेंगे? ये टेबल से मालूम करेंगे। जो टेबल होगा, जो हमारे पास टी टेस्ट का टेबल होता है, टी टेबल होता है, जेड टेबल होता है, हमारे पास एफ टेबल होता है, हमारे पास और भी जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं, आमतौर पे स्टैटिस्टिक्स की बुक्स के एंड में वो टेबल दिए गए होते हैं। तो ये हमारा स्टेप 5 होगा, और फिर उसकी बेस पे हम कंक्लूजन ले लेंगे। कंक्लूजन यही होगा कि बोथ ड्रग्स आर सेम है इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, या अगर वो अल्टरनेट एक्सेप्ट होता है तो फिर हम बताएंगे कि ड्रग 1 इज बेटर देन ड्रग 2। ये हमारा कंक्लूजन होगा।
कुछ ऑथर्स ये कहते हैं कि ये जो कंक्लूजन है ये स्टेप 6 है, यानी इसको जो है स्टेप 5 के बजाय स्टेप 5 में सिर्फ क्रिटिकल वैल्यू से कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करना है, यानी टेबल वैल्यू से कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करना है और डिटरमिन करना है कि हमारे रिजल्ट एक्सेप्टेड रीजन में आ रहे हैं या रिजेक्टेड रीजन में आ रहे हैं। और स्टेप 6 जो है वो कंक्लूजन लिखना है कि अब इससे हमें एट द एंड क्या मालूम चल रहा है। सो दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशनल अप्रोच, और वो स्टेप 1 से स्टार्ट होती है और फिर स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 एंड अकॉर्डिंग टू सम ऑथर स्टेप 6 यानी कंक्लूजन जो होता है वो लास्ट स्टेप के तौर पर कंसिडर किया जाता है। तो ये हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच होती है। नाउ अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टेप 1 की। कन्वर्ट द रिसर्च क्वेश्चन इनटू एप्रोप्रिएट नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। एग्जाम्पल सैम्पल साइज इज 50 + 50 = 100, यानी जो सैम्पल साइज 100 है। रिसर्च क्वेश्चन इज द ऑटोमेटिक रिफिल प्रोग्राम इफेक्टिव एट इम्प्रूविंग द एडियरेंस कंपेयर टू यूजुअल केयर, यानी यहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर पेशेंट की जो मेडिकेशन रिफिल होती है हर एवरी मंथ, यानी फॉर एग्जांपल आपने पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव प्रिस्क्राइब कर दी और उसको वो 1 महीने की मेडिकेशन लेकर गया और उसके बाद फिर अगले महीने उसको फिर लेनी है। तो अब उसमें ये होता है कि एक तो तरीक़ाकार ये होता है कि पेशेंट जो है वो जब मेडिसिन ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो फार्मेसी को कांटेक्ट करेगा और वो फार्मेसी से परचेज करके जाएगा। दूसरा ये है कि कुछ ऐसे ऑटोमेटिक रिफिल प्रोग्राम हो, यानी पेशेंट को रिमाइंडर भेजे जाएं, ऑटोमेटिकली SMS अलर्ट भेजे जाएं कि आपने मेडिकेशन लेनी है, आपका मेडिकेशन जो है ख़त्म हो जानी चाहिए इस टाइम पर, जिसके बाद आपको अगला जो है वो बॉक्स यानी अगले महीने की मेडिकेशन फार्मेसी से लेनी चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक रिफिल प्रोग्राम कहलाएगा। और दूसरा जो है यूजुअल केयर, यानी वो जो पेशेंट खुद कॉन्टैक्ट करेगा। तो इसमें चेक ये किया जा रहा है रिसर्च क्वेश्चन से कि अगर ऑटोमेटिक रिफिल प्रोग्राम से आप मेडिकेशन दे रहे हैं तो क्या उससे पेशेंट की जो ड्रग से रिलेटेड एडियरेंस है, ड्रग की जो कॉन्कॉर्डेंस है या ड्रग एडियरेंस है या कंप्लाइंस है वो बेहतर हो रहा है या नहीं हो रहा कंपेयर टू यूजुअल केयर जिसमें पेशेंट खुद जाता है। तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोनों से, चाहे आप जो है वो रिफिल प्रोग्राम से दें या यूजुअल केयर से जो है वो रिफिल करें ड्रग की, ठीक है। यानी मीन रिफिलिंग बाय ऑटोमेटिक प्रोग्राम एंड मीन रिफिलिंग बाय यूजुअल केयर इज इक्वल टू 0, यानी जब इन दोनों का डिफरेंस 0 है इसका मतलब है कोई फर्क नहीं है। अच्छा, ऑल्टरनेट डेफिनेटली क्या बनेगा कि 0 नहीं है बल्कि कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक रिफिल प्रोग्राम से एडहेरेंस बेहतर होगी, ग्रेटर होगी कंपेयर टू यूजुअल केयर, ठीक है। तो अब क्या है वो क्या है, ये PDC क्या है, प्रपोर्शंस ऑफ डेज कवर्ड, यानी कितने डेज जो है परसेंट डेज कवर हो रहे हैं अमंग द रिफिल प्रोग्राम पेशेंट विल बी डिफरेंट फ्रॉम PTC पेशेंट डेज कवर्ड अमंग द यूजुअल केयर, यानी दोनों में प्रपोर्शंस ऑफ डेज कवर्ड जो है वो उनमें PDC जो होगा उसमें फ़र्क होगा, यानी जो है PDC ऑफ रिफिल ऑटोमेटिक रिफिल प्रोग्राम विल बी ग्रेटर दैन द PDC ऑफ द यूजुअल केयर। तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस बन गया कि कोई डिफरेंस नहीं होगा चाहे आप ऑटोमेटिक रिफिल प्रोग्राम से करें या यूजुअल मेथड से करें, जो पुराना ट्रेडिशनल मेथड था कि पेशेंट के पास जब ड्रग खुद ही ख़त्म हो जाएगी तो वो खुद ही फार्मेसी वो मेडिकेशन लेने आएगा। तो नल हाइपोथेसिस हमारा ये बन गया, ऑल्टरनेट ये बन गया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ऑल्टरनेट बना के नहीं फ़र्क पड़ेगा, 0 नहीं होगा, दोनों में फ़र्क होगा। नाउ स्टेप 2, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट, ठीक है, एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट। द T टेस्ट इज सिलेक्टेड बिकॉज इट इज कंपेयरिंग 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप अगर देखें तो 50 + 50, यानी 50 वो है जो कि ऑटोमेटिक रिफिल प्रोग्राम से मेडिकेशन जो है वो रिफिल करवा रहा है, और दूसरा जो ग्रुप जो है 50 पेशेंट्स का वो यूजुअल केयर से सिंपल जो ओल्ड मेथड है उससे ड्रग्स जो है वो रिफिल करवा रहा है। तो टोटल 100 है, 2 ग्रुप को हमने डिवाइड कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या किया, 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप विद एन एजम्पशन दैट द PDC इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी प्रपोर्शंस ऑफ डेज कवर्ड जो होगा डेटा, यानी इसका जो डेटा होगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा। अब स्टेप 3 क्या है, नेक्स्ट स्टेप, सिलेक्ट द डिजायर्ड सिग्निफिकेंट लेवल दैट इज अल्फा लेवल एंड द अप्रोप्रिएट क्रिटिकल वैल्यू फॉर द स्टैटिस्टिकल टेस्ट, ठीक है, यानी डिजायर्ड सिग्निफिकेंट लेवल एप्रोप्रिएट क्रिटिकल वैल्यू। जैसे मैंने बताया था कि सिग्निफिकेंट वैल्यू इज सेट एट 5%, अल्फा इज इक्वल टू 0.05, यानी 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पर यही वैल्यू जो होगी वो
आएगी, ठीक है। तो यानी अल्फा की वैल्यू 0.05 यानी चांस ऑफ एरर या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये होगा, और जिसको हम चांस ऑफ एरर भी कहते हैं। द क्रिटिकल वैल्यू फॉर टू टेल टी टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विथ 98 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, ये 98 कैसे आया, ये है बेसिकली n-1 n-1। वो कैसे, यानी दोनों ग्रुप के लिए, यहाँ पे भी n-1 यहाँ पे भी n-1, तो यहाँ पे 49 हुए, यहाँ 49 हुए, ये हो गए टोटल 98। तो 98 डिग्री ऑफ फ्रीडम में जाके जब हम टी टेबल में देखेंगे 5% पे यानी 0.05 पे, तो वहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू आ रही होगी 1.984। इससे हम ये मालूम करेंगे कि ये जब हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे कि ये हमारा रिजल्ट जो होगा वो एक्सेप्टेड रीजन में आ रहा है या रिजेक्टेड रीजन में आ रहा है। नाउ स्टेप 4, कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अब हमने क्या करना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करना है। बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन द कैलकुलेटेड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज 2.250 विद 98 डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर्मूला क्या है, z इज इक्वल टू, जैसे मैंने बताया था कि 30 से ऊपर होगा तो z कहलाएगा ये, x1 बार माइनस x2 बार माइनस डी नॉट अपॉन अंडर रूट s1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस s2 स्क्वायर अपॉन n2। वेयर, अब यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स हैं इस फॉर्मूले में, यानी इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट करके ये कैलकुलेट किया है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो कि 2.250 आ रहा है। अब क्या आया ये, ऐसा इसमें ये डी नॉट क्या है, इज द डिफरेंस ऑफ x1 एंड x2 मीन ऑफ पीडीसी एंड यूसी, यानी इन दोनों का जो x1 बार माइनस x2 का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड डी नॉट। अच्छा, S1 एंड S2 आर स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द मीन या स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, ठीक है। ये यानी इसका स्टैंडर्ड, इस ग्रुप का स्टैंडर्ड एरर, इस ग्रुप का स्टैंडर्ड एरर। N1 एंड N2 आर द सैंपल साइज 50-50, यानी यहाँ पे भी 50 आएगा, ये ग्रुप भी 50 ले रहा था, ये ग्रुप भी 50 ले रहा था। तो इसमें ये वैल्यूज पुट करने के बाद जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास वैल्यू आई 2.250। नाउ कंपेयर द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू द क्रिटिकल वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम Z टेबल एंड ड्रॉ कंक्लूजन। अब मैंने कहा था कि ग्राफ हम प्लॉट करेंगे वही क्रिटिकल वैल्यू से। देखिए ये है 1 माइनस अल्फा का रीजन यानी 95% रीजन, और ये रीजन कहलाता है एक्सेप्टेड रीजन, और ये जो रीजन है दोनों साइड पे ये कहलाते हैं रिजेक्टेड रीजन। टू टेल में ये दोनों साइड्स पे रिजेक्टेड रीजन, ठीक है। अगर वन टेल होगा तो फिर ये ग्राफ यूं जाके और यूं आएगा, तो ये सिंगल वन टेल कहलाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये भी हो सकता है यानी सिर्फ इस तरफ पे ये भी वन टेल कहलाएगा। एनीवे हम तो टू टेल टेस्ट कर रहे हैं, तो ये है बेसिकली हमारे पास जो है वो एक्सेप्टेड रीजन है। ये क्रिटिकल वैल्यू यानी टेबल से कैलकुलेट करके जो हमने निकाले हैं ये बाउंड्रीज निकाली हैं ताकि हम रिजेक्टेड रीजन भी डिटरमिन कर लें। नाउ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेटेड t इज इक्वल टू 2.250। हम पिछली स्लाइड में ये देख चुके हैं कि जो हमने कैलकुलेट किया वो आ रहा है 2.250। नाउ 2.5 दिस वैल्यू ये 2.250 इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू और टेबल वैल्यू 1.984, यानी 1.984 कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, ये वैल्यू होगी 1.984। तो अब अगर हम इस ग्राफ में देखें तो ये 1.984 है, तो 2.25 कहाँ होगा, इसके बाद ही होगा ना यहाँ पे आगे, तो इसका मतलब है वो 2.250 इधर आ रहा है, तो ये रीजन कौन सा हुआ, रिजेक्टेड रीजन। लिहाजा इससे ये साबित हो रहा है कि जो है रिफिल प्रोग्राम जो ऑटोमेटिक है दैट इज बेटर देन द यूजुअल केयर। स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली बेटर रिजल्ट्स आए, यानी कंप्लायंस या एडहेरेंस जो है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो रही है ऑटोमेटिक रिफिल प्रोग्राम से। कैलकुलेट द वैल्यू लाइज इन द रिजेक्टेड रीजन, ठीक है। अब ये ऑफ द टेबल और वैल्यू जो हमने जो कैलकुलेटेड वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, रिजेक्टेड रीजन में फ्रॉम द टेबल वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू। सो H नॉट इज रिजेक्टेड यानी नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एंड ऑल्टरनेट इज एक्सेप्टेड। सो क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूडेड दैट द मीन proportion of days covered among refill program patient is different from the mean patients of days covered among the usual care पेशेंट्स, यानी दोनों में जो है वो प्रपोर्शंस में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, और रिफिल प्रोग्राम जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो दैट इज़ मच बेटर देन द ट्रेडिशनल मेथड। ये जो है हमारा इस तरीके से जो है वो कैलकुलेट हो गया।
अच्छा, कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच पे जाने से पहले मैं इसको एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे तो हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे स्टेप 1 स्टेप 2 पे। यहाँ पे हम एज्यूम ये करते हैं कि अब हम ये तो इन्होंने ले लिया था ऑटोमेटिक रीफिल प्रोग्राम के हवाले से। हम उसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं जो हम शुरू में हमने डिस्कस की थी, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिडक्शन। तो यहाँ पर आएगा कि मीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिडक्शन विद ड्रग 1 माइनस मीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिडक्शन विद ड्रग 2 इज इक्वल टू 0, यानी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इसमें हमारा क्या बनेगा, मीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिडक्शन ऑफ ड्रग 1 माइनस मीन सिस्टोलिक रिडक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर इन ग्रुप 2 और द विद ड्रग 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीन, अगर हम क्लेम ये कर रहे हैं कि मीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर reduction with drug 1 or the new drug is greater than the mean systolic blood pressure reduction versus drug 2, यानी reduction with drug 2। तो हम इन दोनों को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब क्या किया हमने, वही सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स और टी टेस्ट या रिजल्ट टेस्ट हमने उसके हिसाब से लगाया। अब क्या होगा, यहाँ पे भी हमने वही अल्फा लेवल 0.05 लिया और उसमें ये कि जितने पेशेंट होंगे उस हिसाब से फिर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज होता चला जाएगा। सपोज दैट द डिग्री ऑफ फ्रीडम की बेस पे वैल्यू आई यही 1.984। अब हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगाया, ये क्या है, मीन रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर ऑफ विद द ड्रग 1, ये है माइनस मीन रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर विद ड्रग 2, और ये इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ दिस मीन, यानी ड्रग 1 के स्टैंडर्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के मीन का स्टैंडर्ड एरर, ये है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ऑफ ड्रग 2 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिडक्शन। ये पॉपुलेशन लाइक यहाँ पे हम 1500 की बात कर रहे थे ना, तो 1500 एंड 1500। सपोज दैट हम सपोज ये कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट भी आया 2.250। अब जब हमने इसको कंपेयर किया वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यू से, तो पता चला कि ये भी रिजेक्टेड रीजन में आ रहा है। तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। नल हाइपोथेसिस हमारा क्या था, अगर हम इफ़ यू गो बैक, हम उसी स्लाइड पर वापस जाते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस ये था कि मीन रिडक्शन इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर विद ड्रग 1 इज इक्वल टू मीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिडक्शन विद ड्रग 2, यानी दोनों का डिफरेंस 0 है। बात एक ही है, क्योंकि अगर दोनों सेम होंगे तो फिर तभी तो 0 आएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिडक्शन विद ड्रग 1 इज इक्वल टू मीन सिस्टोलिक रिडक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर विद ड्रग 2। ये क्या था कि मीन सिस्टोलिक, ऑल्टरनेट क्या था हमारे पास, मीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिडक्शन विद ड्रग 1 इज ग्रेटर देन मीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिडक्शन विद ड्रग 2। तो अब क्या हुआ कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, यानी ये इक्वल तो नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये इक्वल रिप्रेजेंट कर रहा था ना, तो इसका मतलब है ये एक्सेप्ट हो गया। यानी ये बात स्टैटिस्टिकली प्रूव हो गई इस स्टडी से कि हमारी जो ड्रग है, जो ड्रग 1 है, वो इन टर्म्स ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिडक्शन, जो ड्रग 1 है जो कि न्यू ड्रग है, दैट इज बेटर, दैट इज स्ट्रॉन्ग एंटी हाइपरटेंसिव कंपेयर टू ओल्ड ड्रग विच इज ड्रग 2 और D2। तो ये जो है हमने स्टैटिस्टिकली प्रूव कर दिया। तो हमें डेटा को इस तरह से इस हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए अरेंज करना होगा। यानी पहले हमने डेटा कलेक्ट किया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिडक्शन का, लाइक 1500 पेशेंट जो थे वो ड्रग 1 पे थे, 1500 पेशेंट ड्रग 2 पे थे। उसके बाद उनमें नॉर्मल उसका हमने दोनों ग्रुप का मीन निकाल लिया, स्टैंडर्ड एरर यानी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेशन में। ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ देखा था कि इनके स्टैंडर्ड डेविएशन की भी हमें ज़रूरत पड़ी थी, तो इसको हमने निकाल लिया, दोनों ग्रुप के मीन निकाल लिए, स्टैंडर्ड एरर यानी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिए। N1 N2 दोनों में, यहाँ 1500 ग्रुप का पेशेंट, यहाँ पे 1500 का, ये इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आ रहा है। तो इसको हमने यहाँ पे पुट किया फॉर्मूले में और हमने कैलकुलेट करके टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू कैलकुलेट की, जो कि स्टेप 4 है हमारा, यानी 4 है। और फिर हमने ये चेक कर लिया कि वो एक्सेप्टेड रीजन में आ रहा है या रिजेक्टेड रीजन में, और जो भी है रिजेक्टेड रीजन में है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, ऑल्टरनेट एक्सेप्ट हो गया। और अगर ये वैल्यू जो होती, सपोज दैट ये वैल्यू आती 1.25, तो ये 1.98 से कम है ना, तो फिर ये यहाँ पर आ जाता 1.25, तो फिर एक्सेप्ट हो जाता। उसमें H0 जो होता है रिजेक्टेड नहीं होता, एक्सेप्टेड होता। और ये साबित होता है इस स्टडी से और इस डेटा से कि बोथ ड्रग्स आर सेम इन टर्म्स ऑफ सिस्टोलिक
ब्लड प्रेशर रिडक्शन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट कि हमने डेटा को कैसे लेके चलना है, फिर उसके मीन स्टैंडर्ड एरर वगैरह निकाल के हमने आगे क्या करना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैसे लगानी है, उसके बाद हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगाने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उसकी इंटरप्रिटेशन किस अंदाज में और किस तरह से ले सकते हैं। और यही हमारी इन प्रेजेंटेशंस का जो 3 लेक्चर है उसका ऑब्जेक्टिव था कि हम इसको कैसे डिटरमिन कर सकते हैं कि जो हम टेस्ट करने जा रहे हैं वो हमने सही टेस्ट किया है, और उसके बाद फिर हम उससे रिजल्ट जो हमारा जो रॉ डेटा था रिसर्च का, उससे हम स्टैटिस्टिक्स लगाने के बाद जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं, जो इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं, वो हमारी सही इंटरप्रिटेशन है जो कि हमें ड्रग के हवाले से या जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके हवाले से हमें करेक्ट रिजल्ट देगी। तो ये था हमारा टोटल प्रोसीजर। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं, एक तो ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये है न्यू अप्रोच, कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच। ये एक छोटा सा मेथड होता है जिसके ज़रिए हम नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है इससे भी मालूम कर सकते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच टू हाइपोथेसिस टेस्टिंग हैज़ बीन ए सोर्स ऑफ कन्फ्यूजन एंड मिस इंटरप्रिटेशन। वजह उसकी यही है कि आपने देखा अभी कि इसके 5-6 स्टेप होते हैं, कहीं पे कैलकुलेशन में कहीं कोई एरर ना हो जाए, कहीं कोई टेबल वैल्यू से कंपेयर करने में गलती ना हो जाए, तो इस वजह से इसमें बाज़ दफ़ा कन्फ्यूजन भी क्रिएट होते हैं और मिस इंटरप्रिटेशन यानी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन भी निकल आती है। कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच ओवरकम सम ऑफ द प्रॉब्लम्स विद इंटरप्रिटेशन ऑफ पी वैल्यू एंड सिंपली बाइनरी कंक्लूजन यानी वो ये कि यस या नो जो भी है कि यानी एक्सेप्ट हुआ नल हाइपोथेसिस या रिजेक्ट हुआ, वो जो है आपको पी वैल्यू प्रोबेबिलिटी वैल्यू सिग्निफिकेंट है या नहीं है, वो उसके मुकाबले में काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देता है। इन दिस अप्रोच अल्फा लेवल मस्ट बी सिलेक्टेड, वो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में भी देखा था कि वहाँ पे भी अल्फा लेवल जो होता है वो दैट इज इम्पॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच इन्वॉल्व्स determining whether the interval contains the value representing the null, यानी नल हाइपोथेसिस की जो वैल्यू है, यानी अगर हम नल हाइपोथेसिस की वैल्यू लें तो क्या उसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल में वो वैल्यू आती है या नहीं आती है। यानी अगर हम प्रीवियस एग्जाम्पल पर जाते हैं उसी पे जहाँ पे हमने जो हाइपोथेसिस डिज़ाइन किए थे, तो देखिए जो नल हाइपोथेसिस की वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है, 0 है, तो क्या ये इंटरवल में आता है या नहीं आता है। तो इसकी बेस पे ये डिसाइड होगा कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच में। नाउ यहाँ पे अब वही एग्जाम्पल ले ली उन्होंने, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच, ऑटोमेटिक रिफिल प्रोग्राम एंड यूजुअल केयर। सैंपल साइज दोनों जगह 50-50 है। अच्छा, प्रपोर्शंस ऑफ डेज कवर्ड, ठीक है, उसका मीन 82.5 और स्टैंडर्ड डेविएशन ये स्टैंडर्ड एरर आया इसका 12.3, और यूजुअल केयर में प्रपोर्शन पीडीसी कितना आया 75.9 और स्टैंडर्ड एरर 16.7। अब इन्होंने क्या किया 82.5 माइनस 12.3 किया तो ये आ गया ऑलमोस्ट 79, ठीक है, और जब इसको ऐड किया तो ये आ गया 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल इसमें कितना बन रहा होगा कि अगर हम इसको देखें तो, अच्छा, जब हमने इसकी ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू उस फार्मूले में लगाई जो कि कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला है। कॉन्फिडेंस इंटरवल के फार्मूले को अगर हमें देखना है एक बार फिर तो हम कुछ प्रीवियस स्लाइड्स पर जाते हैं। तो अगर हम प्रीवियस स्लाइड पे जाएं तो ये है हमारे पास वो स्लाइड के कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द प्रपोर्शन। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर है, एस्टिमेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, पॉइंट एस्टिमेट यानी मीन आ गया यहाँ पे, प्लस माइनस क्रिटिकल वैल्यू, ये होगा वो टेबल वैल्यू जो क्रिटिकल वैल्यू आई है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरियर। तो वहाँ पे आपने देखा था कि मीन भी मौजूद है दोनों ग्रुप का, स्टैंडर्ड डेविएशन भी मौजूद है, क्रिटिकल वैल्यू वही 95% से ये जो होगी 1.96 होगी। तो इसकी बेस पर वो वैल्यूज़ कैलकुलेट करके प्लस माइनस करके अपर रेंज और लोअर रेंज मालूम की गई है। तो अब हम दोबारा उसी स्लाइड पर चलते हैं।
जब हमने उस फार्मूले से ये कैलकुलेट किया मीन वाले से, तो लोअर बाउंड आया 79, अपर बाउंड आया 86.0। हमने ये वैल्यूज़ उस फार्मूले में लगाई थी, ये उसकी जो पॉइंट वैल्यू यानी मीन और ये स्टैंडर्ड डेविएशन, और बाकी वो 1.96 हमने वहाँ से लिया था टेबल वैल्यू से। इसी तरीके से इसकी हमने कैलकुलेट की क्रिटिकल वैल्यू, तो ये 71.15 से लेके 80.65 आया। जब हमने इस पर टेस्ट स्टेटिस्टिक्स लगाया था तो आपने देखा था ये आया था 2.250, और इसकी पी वैल्यू जब हमने कैलकुलेट की तो वो आई 0.027, जो कि 0.05 से कम है, यानी सिग्निफिकेंस को शो कर रही है। अच्छा, अब डिफरेंस इन द मीन, ठीक है, यानी ये जो है 82.5 माइनस 75.9, दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है 6.6 का, ठीक है। दोनों के मीन में डिफरेंस इन द मीन, ये क्योंकि 82.5 मीन है इसका और यूजुअल केयर का 75.9, इसका डिफरेंस आ रहा है 6.6। नाउ फार्मूला लगाया कॉन्फिडेंस इंटरवल का, x1 माइनस एक्स बार माइनस जेड अल्फा बाई टू क्योंकि टू टेल है, अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 अपॉन n1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 और ये इनके स्क्वायर अपॉन n2 लेस देन ग्रेटर देन μ1 माइनस μ2, यानी इनका जो डिफरेंस है ये 6.6, और उसके बाद जो है फिर ये इस ग्रुप का x1 माइनस x2 का बार, यानी दोनों का डिफरेंस माइनस जेड अल्फा बाई 2, और यहाँ पे फिर वही सिग्मा 1 सिग्मा 2 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे ये माइनस में है और यहाँ पे प्लस में, दोनों में फ़र्क ये है, ठीक है। अच्छा, अब जब इसको कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आ रही है 0.78 से लेके 12.42 तक, ठीक है, 12.42 तक, राइट। अच्छा, अब मसला क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन हमने कैसे लेनी है, ये कैसे समझा जाए कि ये कैलकुलेट होने के बाद ये वैल्यू जो है इस रेंज में आ रही है, तो और ये जो डिफरेंस है 6.6 है, तो अब इससे हमें क्या पता चल रहा है इंटरप्रिटेशन। h0 क्या था इसका, कि दोनों में जो अगर डिफरेंस देखा जाए तो वो जीरो है, यानी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या है, जीरो डज नॉट लाई इन कॉन्फिडेंस इंटरवल वैल्यू, क्योंकि ये जीरो के बाद शुरू हो रहा है ना, जीरो तो यहाँ कहीं इससे पहले कहीं आ गया, 0.78 से लेके 12.42, तो क्या मीन ये जो डिफरेंस है, यानी h0 की वैल्यू इसमें कहीं आ रही है, बीच में कहीं सेट हो ही नहीं सकती, ठीक है ना, क्योंकि ये वैल्यू स्टार्ट ही जीरो के बाद से हो रही है 0.78 से, तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ h0 इज रिजेक्टेड। लेकिन सपोज दैट अगर ये वैल्यू होती 1, सपोज दैट हम सपोज कर लेते हैं ये वैल्यू होती 1, तो फिर अब 0.78 के बाद 1 आता है, तो फिर यहाँ पे 1 इसके बाद इसके बीच में आ रहा है ना, ये नहीं जो ये डिफरेंस इन टू मीन के दरमियान में 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल के दरमियान में 1 आ रहा है ना, तो उस सूरत में क्या होता, h0 रिजेक्ट होने के बजाय एक्सेप्ट हो जाता, यानी ये कंसिडर होता कि नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड एंड बोथ रिफिल प्रोग्राम आर सेम, या बोथ ड्रग्स आर सेम। तो ये है मेथड कॉन्फिडेंस इंटरवल के जरिए डिटरमिन करने का कि आपका जो रिजल्ट है वो एक्सेप्टेड रीजन में है या रिजेक्टेड रीजन में। तो एक तो ये कि रिजेक्ट हो गया, यानी ऑटोमेटिक रिफिल प्रोग्राम इज बेटर देन द यूजुअल केयर, और इट इज़ सिग्निफिकेंटली बेटर क्योंकि पी वैल्यू इज लेस देन 0.05 जो कि 0.027 है। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में क्या फ़र्क होता है, तो ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस h0 मे बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने जा रहे हैं, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। कंक्लूजन इज सिग्निफिकेंट conclusion is significant difference between two treatment और significantly similar। conclusion या अगर h0 एक्सेप्ट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि दोनों ट्रीटमेंट सेम है, significantly similar है, रिजेक्ट हो जाता है तो significantly डिफर कर रहे हैं। terms like highly significant for p value less than 0.0501 and very highly significant for p value less than 0.01 are inappropriate, यानी अगर बस वैल्यू 0.05 से नीचे आ रही है तो बस वो सिग्निफिकेंट है, अब वो जितनी नीचे जा रही है उसको सिग्निफिकेंट ही लिखेंगे। ये स्टैटिस्टिकली और रिसर्च मैथडोलॉजी में अक्सर ऑथर ये करते हैं कि अगर पी वैल्यू बहुत ही कम हो रही है तो उसको हाईली सिग्निफिकेंट लिख देते हैं, दैट इज इनएप्रोप्रिएट, बस या सिग्निफिकेंट होगी या नॉन सिग्निफिकेंट होगी। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस में एग्जिस्ट और मे नॉट एग्जिस्ट ओनली टू पॉसिबिलिटीज, यानी या तो सिग्निफिकेंस होगी या नो सिग्निफिकेंस होगी, यानी हाईली सिग्निफिकेंट
या हाईली नॉन सिग्निफिकेंट, इस तरह की कोई टर्मिनोलॉजी यानी एडवर्ब या एडजेक्टिव लगाने का कोई फायदा नहीं है। ये स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में इनएप्रोप्रिएट है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, स्पीक्स टू प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ फाइंडिंग, यानी ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस किस चीज़ की बात कर रही है, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस किसी चीज़ की क्या है या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। स्टडी में बी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट बट क्लिनिकली इनसिग्निफिकेंट एंड वाइस वर्सा। ऐसा हो सकता है कि स्टडी जो हो वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट दे, डिफरेंस दे, लेकिन क्लिनिकली आपके लिए मीनिंगलेस हो, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हो बट स्टेटिस्टिकली नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट। दो एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं उसकी कि ये भी पॉसिबल है। एग्जाम्पल 1, न्यू ड्रग रिड्यूसेस द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इन 5 years 0.2%, जबकि न्यू ड्रग जो है वो ओल्ड ड्रग के मुकाबले में जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का रिस्क है वो 0.2% रिड्यूस कर रही है। पी वैल्यू 0.01 यानी सिग्निफिकेंट हो गई। एंड 0.2% रिडक्शन of risk of MI does not prompt clinician to use the therapy, यानी 0.2% रिडक्शन जो है वो क्लिनिकली नॉन सिग्निफिकेंट हो गया कि ये तो कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। हाँ, 2%, 4%, 5% रिडक्शन होता तो फिर तो बात थी, लेकिन 0.2% रिडक्शन अगर आ रहा है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के रिस्क में तो ये क्लिनिकली नॉन सिग्निफिकेंट है, यानी क्लिनिशियन के लिए ये कोई अट्रैक्टिव वैल्यू नहीं है, भले स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स सिग्निफिकेंटली क्यों ना आ रहे हो। इसी तरीके से हम दूसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं। न्यू एंटी कैंसर ड्रग clinically significant in reducing the incidences of myelosuppression, nausea and vomiting versus old anti-cancer drug. Although this effect is statistically insignificant, however, physician will prefer new drug. ठीक है, तो न्यू एंटी कैंसर ड्रग जो है वो जब पेशेंट्स पर आजमाई गई तो वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट दे रही है इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ माइलोसप्रेशन, यानी उसके रिड्यूसिंग द इंसिडेंसेस ऑफ माइलोसप्रेशन, नोजिया एंड वोमिटिंग कंपेयर टू ओल्ड एंटी कैंसर ड्रग, यानी उसमें जो है वो पेशेंट्स को ज़्यादा जो है वो माइलोसप्रेशन, नोजिया और वोमिटिंग हो रहा है। लेकिन जब आपने स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन किया दोनों का, माइलोसप्रेशन, नोजिया एंड वोमिटिंग का, बल्कि तीनों का, तो रिजल्ट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। लेकिन फिजिशियन के लिए ये बहरहाल क्लिनिकल जो होगा वो रिजल्ट जो होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे, भले स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं आ रही हो। तो ऐसी सूरत में फिर हमें ये देखना पड़ेगा, यानी जज करना पड़ेगा कि रिजल्ट हमारे जो है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है, वो फिर हमारे इंडिविजुअल सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड होगा। So this is all about of interpretation of the statistical results, statistical test implementation, choice of test, and I hope you have learned so much from these slides. Soon we will come back with more tests applied in the research and their procedure and type of data and how to apply it and how to interpret it and to provide you more learning approaches. Thank you very much.